हाँ तो बेटा सेक्शन डी अब स्टार्ट हो गया। सेक्शन डी का हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सेक्शन डी का 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है उसको इंटीग्रेट को एवेल्युएट करना है, और ऐसे इंटीग्रेट को एवेल्युएट करने से पहले आप उसका इंटरवल जरा चेक कर लेना। क्या है इंटीग्रेट आपको निकालना -1 से 2 पर मॉड के अंदर फंक्शन है x³ - x dx। जब भी फंक्शन मॉड के अंदर हो तो पहले तो मॉड की वैल्यू को आपको 0 निकल करना है, और वहां से क्या निकलेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आते हैं। तो उस क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम इंटरवल को चेक करते हैं कि किस इंटरवल पर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव रहेगी। तो देखिए ध्यान से कैसे, जैसे x³ - x था, इसके हमने फैक्टर करे, x को बाहर लिया तो अंदर बचेगा x² - 1 यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a² - b²। तो a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b a + b। ये वैल्यूज, अब मॉड की वैल्यू को हमने 0 करा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 3 वैल्यूज आ रही हैं, x, x - 1, x + 1। जब x 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा इंटरवल में x - 1 है, x - 1 = 0 तो x की वैल्यू 1 मिली, x + 1 = 0 तो x की वैल्यू -1 मिल गई। 3 पॉइंट 0 1 -1। अब यहाँ पर -1 तो दे रखा था बेटा, जो हम इंटरवल ब्रेक करेंगे वो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, क्योंकि हमें जो वैल्यू इवेल्युएट करनी है वो -1 से 2 के बीच में करनी है। तो -1 से 0 एक इंटरवल, 0 से 1 दूसरा इंटरवल, 1 से 2 तीसरा इंटरवल। 1 बाई 1 हम इस -1 से 0 के बीच में कोई सी भी वैल्यूज आप लो, उसको अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव निकल कर आएगी। कैसे, जैसे -1 और 0 के बीच में आपने -1/2 ले लिया, सपोज -1/2 अगर आप यहाँ रिजल्ट पर चेक करोगे, -1/2 -1/2 -1, तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका। और बेटा रिजल्ट जब पॉजिटिव हो जाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट जब ओपन होगा तो ये प्लस में होगा। ठीक है, तो हम इसको प्लस में ओपन करेंगे। ठीक भाई, आपने इसको प्लस में ओपन कर दिया। -1 से 0 पर वैल्यू x³ - x dx। देखो मॉड ब्रेक हो गया तो ये पॉजिटिव है। अब बात करेंगे 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यूज ले लिया, 0 से 1 के बीच में आपने 1/2 वैल्यू ली, तो प्लस का 1/2, 1/2 - 1 तो -1/2, और ये तो एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस होता है। ये वैल्यूज पूरी जो है वो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव ओपन होगी, यानी 0 से 1 पर ये रिजल्ट नेगेटिव देगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे, इस रिजल्ट में पुट करोगे, तो यहां पर सपोज करो 1 से 2 के बीच में आपने रख दिया 3/2, सपोज 3/2 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो ये रिजल्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस प्लस प्लस, जब ये तीनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे इसका मतलब x³ - x इस इंटरवल के बीच में पॉजिटिव रहने वाला है। उसके बाद तो इंटीग्रेट में कुछ है ही नहीं। x³ का इंटीग्रेट x⁴/4, x का इंटीग्रेट x²/2, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट -1, ऐसी x³ का x⁴/4 -x²/2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 x⁴/4 -x²/2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। लिमिट को ओपन करेंगे तो 0 तो 0 ही हो जाएगा, जब आप 1 रखोगे तो 1/4 - 1/2। ठीक इसी तरह से इसको भी ओपन करा, यहाँ पर 1 आएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट से 0 हो गया, प्लस अपर लिमिट क्या थी 2, 2⁴ होता है 16, 16/4, और 2⁴ होता है 4/2, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट 1 पुट करोगे तो 1/4 - 1/2 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा -3/2 प्लस का 3/2 प्लस का 4 माइनस का 2, तो आप इसको चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस का 2, और 3/4 प्लस का 2 को सॉल्व करोगे तो 11/4 फाइनल आंसर होगा। चेक कर लीजिए 11/4 रिजल्ट निकल कर आएगा। नोट कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 33 जो है 5 मार्क्स का ये भी है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) = x - 1 की होल पावर 3 x - 2 का स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
मतलब हमें इंटरवल को फाइंड आउट करना है, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, यानी किस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंक्रीज करेगा किस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिक्रीज करेगा। तो ध्यान दीजिए fx इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 3 x माइनस 2 का स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल को फाइंड आउट करना है। आपने सबसे पहले फंक्शन लिखा इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, फर्स्ट फंक्शन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो x माइनस 1 की होल पावर 3 सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे पावर में से एक कम तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अब इसका चेन रूल के कांसेप्ट x का 1 होगा 2 का 0, तो वो हमने लिखा नहीं है क्योंकि यही रिजल्ट रहेगा, प्लस सेकंड फंक्शन x माइनस 2 का स्क्वायर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे पावर में से एक कम, फिर से x माइनस 1 का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर बेटा इनटू में 1 माइनस 0 लिखा जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे तो 1 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। आपने ये f डैश x निकाल दिया, f डैश x आपको मिल गया। अब आपने क्या करा, x माइनस 1 की होल पावर 3 है, इधर x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से x माइनस 2 एक बार था तो एक x माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 की पावर 3 तो x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया। जब आपने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक x माइनस 1 और एक बचेगा 2 प्लस इधर से एक x माइनस 2 बाहर चला गया, एक x माइनस 2 बचा और एक ये 3 बचा, ठीक है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स 2 बन जाए 2 माइनस का 2, 3 इंटू एक्स 3x 3 2 जा 6 माइनस का 6, 3x प्लस 2x हो गया 5x माइनस का 2 माइनस का 8। आप जानते हो f डैश x को 0 करने पर हमें क्या मिलेगा, ये f डैश x आ चुका है आपका। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को निकालने के लिए f डैश x मस्ट बी इक्वल टू 0। f डैश x को जैसे ही 0 करेंगे तो आपको x की वैल्यूज में मिलेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट पर कि यहाँ पर फंक्शन ना ही इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर लेफ्ट हैंड साइड चले हो सकता है डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, उस पर्टिकुलर पॉइंट से राइट हैंड साइड चले हो सकता है फंक्शन उस पॉइंट पर डिक्रीज करे या इंक्रीज करे। जैसे x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन f डैश x जो है वो 0 है, इसका मतलब f डैश x 0 कब होता है, द फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना फंक्शन इंक्रीज करेगा ना फंक्शन डिक्रीज करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। और उससे आगे पीछे होने पर कोई ना कोई फर्क पड़ेगा फंक्शन पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर f डैश x की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 2 पर f डैश x 0 है बिकॉज x माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, वी गेट द रिजल्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 8/5। तो ये 3 पॉइंट आ गए, 1 8/5 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की लाइन पर ये 3 पॉइंट आपके आ चुके हैं स्पेसिफिक। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज अगर आप लेते हो तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, चेक कर लो। जब ये तीनों ही पॉजिटिव देंगे तो प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 पर फंक्शन इंक्रीज करेगा बिकॉज f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 1। भाई f डैश x की वैल्यू ग्रेटर आएगी, इसका मतलब क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर हमने आगे चले 1 से लेकर 8/5 के बीच में कोई सी भी वैल्यूज अगर आप फाइंड करो, वो वैल्यूज को अगर आप यहां उठाकर पुट करोगे तो ये भी प्लस रिजल्ट देगा, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब 1 से लेकर 8/5 पर भी f डैश x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। 8/5 और 2 के बीच में अगर आप कोई वैल्यूज को पुट कर देखोगे तो 2 रिजल्ट तो पॉजिटिव देंगे, एक तीसरा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव शो करेगा। तो अब प्लस प्लस तो प्लस होता है, लेकिन माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई अगर आप करो, सपोज ये रिजल्ट प्लस दे रहा है, ये रिजल्ट प्लस दे रहा है, लेकिन ये माइनस दे रहा, तो प्लस प्लस तो प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि फंक्शन 8/5 2 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। 2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यूज लोगे तो 2 वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। अगर 2 वैल्यूज नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव आए, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करने पर आप भी जानते हो कि रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है।
फिर प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से प्लस दे देगा, तो इसका मतलब क्या है 2 से इन्फिनिटी पर फिर से फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो इन तीनों का हम यूनियन ले रहे हैं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 8/5 पर पूरे पर ही इंक्रीज कर रहा है, इतने बार को छोड़ दें, फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी पर इंक्रीज करने लगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 8/5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी सभी पर इंक्रीज कर रहा है। कितने पर डिक्रीज कर रहा है? इतने पोर्शन पर डिक्रीज कर रहा है, ये इतने वाले पोर्शन पर डिक्रीज कर रहा है। तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 8/5 to 2, 8/5 to 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। f dash x is equal to 0, neither increasing nor decreasing. f dash x is greater than 0, function is strictly increasing. f dash x यानी डिफरेंशिएट करने पर लेस देन 0, the function is strictly decreasing. नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर जो 33 है 33 का एक इंटरवल वाला तो हम कर चुके हैं, 33 का और पोर्शन, यानी या तो इंटरवल वाला करिए या फिर इसका एक मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉब्लम है। क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ए पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की डायमेंशन आपको जिसकी पेरीमीटर 36 गिवन है, विच विल स्वेप्ट अबाउट द वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी वॉल्यूम उसका लार्ज एज पॉसिबल कब होगा? व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट इट्स साइड। रिवॉल्व का मतलब है उसे रोटेट करा देना, या तो लेंथ के अबाउट या ब्रेड्थ के अबाउट। अगर किसी भी रेक्टेंगल को लेंथ या ब्रेड्थ के अबाउट रोटेट करा दिया जाए तो वो सिलेंडर फॉर्म में बन जाता है। सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल, अगर इस रेक्टेंगल को हम सपोज ये लेंथ है ना, इस लेंथ के अबाउट अगर मैं रोटेट करा दूं, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को रखकर, फिर मैंने यहीं से जैसे हम कंपास से बनाते हैं ना, इस ये लाइन देखिए, इस पॉइंट को सेंटर मानकर इसको अगर मैं रोटेट करा दूं ऐसे, ये ऐसे रोटेट करा दिया, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो जब रोटेट करा देंगे तो ये रेडियस हो जाएगी ना, ये इस रेडियस के अबाउट ही, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कांस्टेंट रख दें और इसको पूरे को रोटेट करा दें ऐसे। जब आप पूरा ऐसे रोटेट करा दोगे तो सिलेंड्रिकल की फॉर्म बन जाएगा। जैसे अभी इस रेक्टेंगल को मैं ऐसे मोड़ दूं तो जस्ट लाइक अ सिलेंडर, ऐसे मोड़ना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लेंथ के अबाउट या ब्रेड्थ के अबाउट, मान लो मैं इसको इधर फिक्स कर दूं और इसको ऐसे रोटेट करा दूं, तो आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे करके रोटेट करा दूं, इस चीज को फिक्स करके, थोड़ा सा कर नहीं पा रहा हूं मैं, तो ऐसे ही जब रोटेट आप करा दोगे तो वो सिलेंड्रिकल की फॉर्म हो जाएगी। उसी की बात हम कर रहे हैं। तो इसको हम लेंथ के अबाउट रोटेट कराएं तब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, या ब्रेड्थ के अबाउट रोटेट कराएं तब मैक्सिमम होगा। तो हम पता करते हैं, देखिए कैसे पता करेंगे। ये एक रेक्टेंगल है, इसको आपने इस ब्रेड्थ के अबाउट रोटेट करा दिया तो ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा। कैसे? मान लो आपने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया और इसको ऐसे उठाया, तो ऐसे करके रोटेट करा दिया, ये फॉर्म बनेगी। समझ रहे हैं ना? ऐसे यहां से भी ये फॉर्म बन जाएगी, तो जस्ट लाइक अ सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगा। तो ये जो रेक्टेंगल है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो बेटा जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, वो हाइट बन जाएगी, और जो ब्रेड्थ है उसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं तो वो रेडियस फॉर्म्ड हो जाएगा। क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। इतनी बात क्लियर हो गई? फिर समझ लीजिए कि कोई भी इस रेक्टेंगुलर शेप को, मान लो एक छोटा सा रेक्टेंगुलर में बनाऊं, इस रेक्टेंगुलर के अबाउट अगर आप रोटेट कराओगे तो कुछ ऐसा फॉर्म्ड होगा। जब ऐसा फॉर्म्ड होगा तो जो ये ब्रेड्थ थी ये रेडियस बन जाएगी इसकी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स कर हमने रोटेट करा दिया। मेरी बात आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो द रेक्टेंगल इज रोटेटेड अबाउट एडी। एडी क्या है? इस साइड को फिक्स कर ऐसे रोटेट करा दिया गया। तो जब आपने ऐसे रोटेट करा दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, आपके सामने लिखा है। तो रेडियस जो वो ये x हो गई, ब्रेड्थ के अबाउट ये ब्रेड्थ थी ना, और जो हाइट थी वो
वाई हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इक्वेशन फर्स्ट हमने बोल दिया। क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन थी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, तो एल लेंथ क्या है, लेंथ आपकी वाई थी, ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ आपका एक्स था, पेरीमीटर 36 गिवन थी, 2 का डिवाइड करोगे तो 18 बचेगी, y प्लस एक्स 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई 18 माइनस एक्स। इस y की वैल्यूज को हमने इक्वेशन सेकंड बोला है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये पूरा टर्म्स जो है ना, अभी यहाँ 2 वेरिएबल है, तो अगर हम इस y की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो ये पूरी इक्वेशन ना x के टर्म्स में आ जाएगी। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में पाई एक्स स्क्वायर y की जगह 18 माइनस एक्स को यहाँ पुट कर दिया गया, तो रिजल्ट मिला पाई एक्स स्क्वायर 18 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की पावर 3, एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3। अब हम जानते हैं कि हम पहला डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dv अपॉन dx डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है, 18 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x तो 36x, x की पावर 3 का डिफरेंशिएट क्या होगा 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर में से एक कम, पाई 36x माइनस 3x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करते थे। तो डेरिवेटिव dv अपॉन dx को जीरो करेंगे, तो dv अपॉन dx की ये वैल्यू है, इसको हमने जीरो करा तो पाई तो तुरंत जीरो में चला गया। 36x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x, तो माइनस 3 का इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 36 काटो तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 और एक x आएगा 0। x कैन नॉट बी जीरो, x जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव या जीरो। अगर रेडियस जीरो हो जाएगी तो सिलेंडर फॉर्म्ड ही नहीं होगा, इसलिए x जीरो नहीं होगा। x क्या शो कर रहा है, x रेडियस को शो कर रहा है। अगर रेडियस ही खत्म हो जाएगी तो सिलेंडर ही नहीं बनेगा, सिलेंडर नहीं बनेगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम कहां से निकलेगा, इसलिए ये जीरो नहीं होगा। इतनी बात समझ गए आप लोग। फिर अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, इस वाली वैल्यूज का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई 36x का हो जाएगा 36, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x। अब बात आई x इज इक्वल टू 12 पर, डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम करते हैं तो डबल डेरिवेटिव d2b ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 12 पर अगर नेगेटिव रिजल्ट देगा तो मैक्सिमा होगा, अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव रिजल्ट देता तो फंक्शन मिनिमा होता। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपने देखा -36 पाई यानी ये नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या मतलब ये मैक्सिमा हो गया। मैक्सिमम वैल्यू हमने बताया x 12 होगा तो ये मैक्सिमा हो रहा है, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम तब मैक्सिमम होगा जब x 12 हो, जब x अगर 12 हो जाएगा बेटा तो यहाँ पर 18 माइनस एक्स रखोगे, x की जगह रख दोगे 12, तो 18 माइनस 12 आ जाएगा 6, तो y आपका आ जाएगा 6। समझ गए। तो लेंथ के अबाउट रोटेट करा, हमने यहाँ पर मान लिया था इस x को, लेकिन x की वैल्यू आपकी 12 निकल कर आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू जो कवर करेगा वो लेंथ के अबाउट रोटेट कराने पर करेगा। इस चीज को हमने निकाल भी लिया है, x बराबर 12। जब x 12 रख दोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं कि सर इस स्टेप में प्रॉब्लम है, कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप and b vector is equal to 2i cap plus 4j cap minus 5k cap represent two adjacent side of a parallelogram। ये जो a और b वेक्टर दे रखे हैं ये दो एडजेसेंट यानी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स आपको शो कर रहा है। फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी इनकी डायगोनल्स का यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सपोज करो हमने एक ABCD पैरेललोग्राम मान लिया, ABCD। ए वेक्टर दे रखा था i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप, बी वेक्टर दे रखा था 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप, तो ABCD एक पैरेललोग्राम हमने मान लिया।
ये इसकी एडजेसेंट साइड है, अगर ये ए है, ये ए से बी वेक्टर जा रहा है, ए वेक्टर, बी से सी बी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट जिसको डायगोनल बोला जा रहा है पी मैंने बोल दिया, तो ए प्लस बी ऐसे आएगा। अब अगर इसकी ये साइड अपोजिट चली जाए और ये इस साइड चला जाए तो इसकी जो डायगोनल ये वाली शो होगी वो बेटा माइनस में हो जाएगी, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो P डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों का हमने एडिशन कर दिया, i प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप, i और 2i 3i कैप, 2j प्लस 4k 6k कैप, 3i माइनस का 5 तो माइनस का 2k कैप। Q वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो a वेक्टर से b वेक्टर को माइनस करा, i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप माइनस टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 5k कैप, यानी जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो दोनों पॉजिटिव थे वो नेगेटिव, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 2i प्लस i तो माइनस i कैप, माइनस का 4j प्लस का 2j कैप तो माइनस 2j कैप, 5 और 3 8k कैप, ये Q आ गया। अब इसी का यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिनोमिनेटेड बाय p कैप, p वेक्टर अपॉन p वेक्टर का मॉडुलस, तो p वेक्टर तो यही लिखा है इसका मॉडुलस, यानी कि i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर, 3i 6j माइनस 2k कैप, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर प्लस का 4, सभी को ऐड करोगे तो अंदर आएगा रूट 49, रूट 49 बाहर निकलेगा तो 7, 3 अपॉन 7 i कैप, 6 अपॉन 7 j कैप, 2 अपॉन 7 k कैप, ये आपका p कैप आ गया। क्या आ गया, ये p कैप। ठीक इसी तरह से यूनिट वेक्टर q कैप हमने निकाला, q कैप क्या माइनस वाला था, ये रखा हुआ है q कैप आपका, ये q कैप, और ये क्या है p कैप, p वेक्टर। तो q वेक्टर अपॉन q वेक्टर का मॉडुलस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप अपॉन i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा 69 आएगा। तो माइनस 1 अपॉन 69 i कैप, माइनस 2 अपॉन रूट 69 j कैप, 8 अपॉन रूट 69 k कैप। नोट कर ले इसको, यही क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का, बिल्कुल फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का जो और वाला पार्ट है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 34 के और में, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस, ए के वर्टिसेस दे रखे 1, 2, 3, बी के वर्टिसेस दे रखे 2, -1, 4 एंड सी के वर्टिसेस 4, 5, -1। तो जब वर्टिसेस गिवन है तो बेटा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी कंसीडर कर लीजिए, और वेक्टर फॉर्म में ही निकालना है क्योंकि उसने लिखा है यूजिंग वेक्टर्स। तो जब आपको वेक्टर्स फॉर्म में निकालना हो तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट ए बी एंड सी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी कोऑर्डिनेट्स, यानी जो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जो वर्टिसेस है उसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी के वर्टिसेस दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और सी के वर्टिसेस दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो ए के वर्टिसेस थे 1, 2, 3, तो आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, बी के वर्टिसेस थे 2, 1, 4, तो बी वेक्टर हो गया 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप, सी वेक्टर हो गया 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस का k कैप। ये इसकी पोजीशन वेक्टर है। तो सबसे पहले हमने ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करा, क्यों करा पता लगेगा आपको, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होता है वो फॉर्मूला होता है इन वेक्टर फॉर्म में 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो हम यहाँ से ए बी को फाइंड आउट कर लें, ए सी को फाइंड आउट कर लें, उसका मॉडुलस निकाल दें, यानी कि आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं आराम से। ध्यान से देखिए ए बी वेक्टर कैसे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये फॉर्मूला है इसका ए बी वेक्टर का। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये कहाँ से निकल कर आता है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से आता है। ठीक है, तो इसको याद कर ले, जब भी ए बी बी सी सी ए जो भी है ना, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करना है। ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी क्या था, बी वेक्टर था, ओ ए क्या था, ए था। चाहो तो लिख लो इसको, ये ओ ए वेक्टर की वैल्यू है, ये ओ बी वेक्टर की वैल्यू है, और ये ओ सी वेक्टर की, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इट इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर इट इज नोटेड बाय स्मॉल c 4i 5j माइनस k कैप। तो ओ बी माइनस ओ ए यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर,
बी की वैल्यू को पुट करा, माइनस ए की वैल्यूज को पुट करा, ए में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो जे माइनस आई कैप माइनस 2j माइनस 3k कैप हो गया। 2 माइनस 1 1 माइनस का j माइनस का 2j माइनस का 3j कैप 4k कैप और प्लस का 3 तो प्लस का k कैप बचा। ऐसी AC वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो OC कितना था 4i 5j माइनस k कैप, A वेक्टर कितना था वही i कैप माइनस 2j माइनस 3k, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस वाली वैल्यू सारी निगेटिव हो गई। 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4k कैप। अब इसका AB क्रॉस AC निकालना है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स ijk लिखा, AC के कंपोनेंट यानी AB कंपोनेंट से लिख दिए 1 माइनस 3 1 1 माइनस 3 1, इसके 3 3 माइनस 4 3 3 माइनस 4। डिटरमिनेंट्स खोलना आते ही आई लिखा, आई के ठीक सामने की रो कॉलम को छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 1 जा 3 माइनस का 3, अल्टरनेट साइन सकता है माइनस का j माइनस, इसके ठीक सामने रो कॉलम छुपा दे तो 4 1 जा 4 माइनस का 4 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस का k कैप, ठीक इसके सामने रो कॉलम छुपा दे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 प्लस का 9 तो 12 माइनस 3 9, 4 माइनस 3 माइनस माइनस हो गया माइनस का 7 और प्लस माइनस प्लस का 7k कैप 12k कैप। AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो AB क्रॉस AC i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, तीनों को ऐड करा तो आएगा 274। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला आपके सामने लिखा 1/2 AB क्रॉस AC, ये सब हम पहले ही निकाल चुके बेटा। AB क्रॉस AC का मॉडुलस ये क्या है, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मॉडुलस, जो कि आया 274, यही हमारा एरिया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखा जाए तो बहुत ही सरल है, सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 35 है बोल रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारा सा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है और आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेकर आपको एक वैल्यू दे रखी है जो y है वो 0 से ग्रेटर है और उसके बराबर भी हो सकता है, और एक्स स्क्वायर के ग्रेटर और उसके बराबर है। y इज लेस देन यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y इज ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक इंटरवल आपको दे रखा है, इस इंटरवल के बिहार पर हमने एक चीज पढ़ी, y बराबर एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी x बराबर 2 है। ये तीनों पॉइंट से आपने कर्व बना लिया। जो पहला कर्व की इक्वेशन जो दिख रही है ये वाली है, वो y बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर y, ये कर्व है। y बराबर x when x is 1 then y1 when x is 2 then y2 when x is 3 then y3, तो ये लाइन ही जाएगी ऐसी y बराबर x। x इज इक्वल टू 2, x एक्सिस पर जो लाइन है ये रही 2, तो इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, क्योंकि ये ग्रेटर था एक्स स्क्वायर वाला, तो ये पोर्शन जो कर्व था इधर से भाई एक्स स्क्वायर ये है, तो ये कॉमन पोर्शन इनका 1 2 3 4 ये चारों कोऑर्डिनेट्स का ये कॉमन पोर्शन आया। इसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो लिमिट जी वाला पॉइंट क्या है 0, 0। जब हम एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट आप देख रहे हो ये 1 है, तो यानी लिमिट 0 से लेकर 1 पर अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं शेडेड पोर्शन की तो बेटा इतने में कर्व आ रहा है, कर्व, और कर्व की इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपने यहाँ से लिमिट इतने तक रखी, यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेक कर दिया ये, तो इतने पोर्शन का जो एरिया आएगा वो आएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है वाई डी एक्स, A1 से A2, ये एरिया का फॉर्मूला है। तो बेटा y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो वाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट कहाँ से 0 से 1 इतना आ गया। अब रही बात इतने पोर्शन की, तो यहाँ तो लिमिट 1 से लेकर 2 पर अगर आपने रख दी, इतने पर लाइन आ रही है बेटा, उठाकर दोनों को ऐड कर देंगे। भाई इतने पे कर्व है,
अगर आप इतने पर लाइन की क्वेश्चन रख देंगे तो ये पूरा एरिया इतना निकाल देगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें कर्व से मतलब था। तो लिमिट 0 से 1 लेंगे तो कर्व आ रहा है तो कर्व का लगा दिया। फिर लिमिट 1 से 2 पर लाइन आ रही है, देखो यहाँ कर्व खत्म हो गया, यहाँ लाइन बची। तो लिमिट जब 1 से 2 पर चलेंगे तो y dx, y बराबर x था तो x dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 उठाकर वैल्यूज को पुट करा। अपर लिमिट 1 की जगह तो 1/3 माइनस 0, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 11/6। बहुत ही सरल 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है बेटा, ध्यान दीजिए, करिए इसको एक बार, नोट करें।